आवाज क्लियर है? हाँ जी भैया, आवाज क्लियर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रिलेशन है, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वह दोबारा समझा देते हैं कि कहीं भी ये तीन कंपाउंड दिख जाए तो समझ लेना वो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर चार्जेस डेवलप होंगे, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, और वो कंपाउंड को पोलर बना देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन। एन हेक्सेन कुछ अलग चीज नहीं है, इसका मतलब है नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? 6 कार्बन एक लाइन में, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3। ये आपका नॉर्मल हेक्सेन। दूसरी तरफ क्या है? नॉर्मल ऑक्टेन, यानी 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका नॉर्मल ऑक्टेन, ये है आपका नॉर्मल हेक्सेन और वो है आपका नॉर्मल ऑक्टेन। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में से, नॉर्मल हेक्सेन में से, नॉर्मल ऑक्टेन में से, आपको किसी भी लाइन में या किसी भी कार्बन चेन में आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिख रही है? नहीं भैया। नहीं दिख रहे, मतलब वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा? नॉन पोलर। तो नॉर्मल हेक्सेन जो है ये आपका कैसा कंपाउंड है? नॉन पोलर। इसके पास भी कोई फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा हो कि नॉन पोलर और नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर नॉन पोलर, जब दो नॉन पोलर कंपाउंड्स मिलते हैं तो उनके बीच में लंडन डिस्पर्जन फोर्स, ये फोर्स उन दोनों के बीच में काम करती है। लंडन डिस्पर्जन फोर्स, जब कोई भी दो नॉन पोलर कंपाउंड मिलते हैं उनके बीच में कौन सी फोर्स एक्ट करती है? लंडन डिस्पर्जन फोर्स। क्या क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला हमारा पार्ट है I2 एंड CCl। ध्यान से समझना। I2, अरे यार ये एक बड़ी दिक्कत। ये भी नॉन पोलर ही है। हाँ जी। ये जो आपका I2 है, इस I2 में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो है नहीं, ये तो एक कंसेप्ट लगता है। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी दो सेम एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं वो हमेशा हमारा नॉन पोलर रहता है। इसकी बात नहीं, आप H2 ले लो, O2 ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो, जब वो दोनों सेम मिल जाते हैं वो आपका नॉन पोलर बन जाएगा। चाहे फिर वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर मैं O2 भी कर दूंगा ना तब भी मेरा ये नॉन पोलर ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट हो। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो रीजन हम आगे पढ़े। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी दो सेम एलिमेंट मिलते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं? नॉन पोलर बनाते हैं। CCl4, अगर मैं CCl4 के स्ट्रक्चर की बात करूं वो कुछ इस तरीके से बनता है। CCl4 आपका क्या बनता है? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। क्लोरीन जो आपका होता है वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? खींचता है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। कार्बन एक अकेला है, यहां से यहां तक डाइपोल मूवमेंट, यहां से यहां तक डाइपोल मूवमेंट, उल्टी, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना शायद, ऐसे। क्लियर हुआ? कार्बन जो है ये आपका एक डेल पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और क्लोरीन कैसा है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव।
तो कार्बन और क्लोरीन में डाइपोल मोमेंट का साइन कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस तरफ इस तरफ इस तरफ। अब ये बात ध्यान से समझो, ये साइन, ये जो साइन इधर आ रहा है, ये साइन इधर जा रहा है, तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट है इस वाले कार्बन क्लोरीन की, वो कैंसिल कर देगी इस वाले को। क्लियर हो रहा है? इस वाले की जो डाइपोल मोमेंट है वो क्लियर कर दे, वो कैंसिल कर देगी इस वाले डाइपोल मोमेंट को, और इस वाले की जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल कर देगी इस वाले डाइपोल मोमेंट को। तो ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो। यानी ये कंपाउंड भी आपका कैसा हो गया, नॉन पोलर। समझ में आया? और एक तो आपका I2 है जो नॉन पोलर है, और एक आपका CCl4 है जो भी आपका नॉन पोलर है। तो अभी आपको बताया है कि जब भी नॉन पोलर कंपाउंड मिलते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड मिलते हैं, तो उनके बीच में लंदन डिस्पर्जन फोर्स एक्ट करती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन में क्या है, NaClO4 एंड वाटर मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स हमारे, NaClO4, एक हमारे पास है वाटर। अगर NaClO4 की बात करें, अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं NaCl को जब आप तोड़ते हैं तो क्या बनता है, Na प्लस Cl माइनस, दो कंपाउंड्स बनते हैं जब आप NaCl तोड़ते हो। ये पोलर हो गया। हाँ, जब हम इस NaClO4 को तोड़ेंगे, ये हमें मिलेगा Na प्लस ClO4 माइनस, यानी कि हमें क्या मिल गया, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिल चुके हैं, आयंस मिलेगा। क्लियर है? जब मैं NaCl को तोड़ता हूँ, NaCl आपका कैसा कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। KCl जो होता है वो आपका कैसा कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि वो टूटने के बाद हमें आयंस देते हैं। उसी तरह जो ये NaClO4 है, ये मैं टूटने के बाद Na प्लस और ClO4 माइनस दे रहा है, यानी कि ये हमें एक आयोनिक कंपाउंड दे रहा है। तो NaClO4 आपका कैसा कंपाउंड हो गया, आयोनिक कंपाउंड हो। दूसरा आपके पास क्या है, वाटर। वाटर की बात करें तो वाटर आपका कैसा कंपाउंड है, OH, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया, यानी ये आपका कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड है ना, पोलर कहो या इसके पास डाइपोल कंपाउंड है, इसके पास डाइपोल मूवमेंट है। क्लियर हो रहा है भाई? इसके पास डाइपोल मूवमेंट आ रखी है, ये भी है। ये इधर डाइपोल जा रहा है, इधर डाइपोल मूवमेंट जा रही है, तो ये आपका पोलर कंपाउंड का हो या डाइपोल कंपाउंड का, बात एक ही है। तो ये टोटल कंपाउंड NaClO4 और वाटर मॉलिक्यूल, ये आपका कैसा कंपाउंड हो गया, आयन। एक तरफ आपके पास आयन कंपाउंड है, दूसरा आपके पास डाइपोल, यानी आयन डाइपोल फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट करेगी। क्लियर हुआ? हाँ जी भैया। ये समझो, एक तरफ आपके पास आयन है, एक तरफ आपके पास डाइपोल है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, आयन डाइपोल फोर्स। क्लियर है? चलो छोड़ो, देखो मिथेनॉल जो है, ये जो आपका एक अगला क्वेश्चन देखिए, मिथेनॉल में जो मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बनेगा, सिंपल आपको पता, मीथेन मतलब एक कार्बन की चेन, तो CH3OH, ओल के लिए क्या लगता है लास्ट में, OH लगता है। अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा हो तो OH, ओल के लिए लास्ट में OH लगता है, तो मिथेनॉल लग गया। अब मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन होता है ये भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया यानी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके पास डेल नेगेटिव, इसके पास डेल पॉजिटिव, ये कंपाउंड कैसा हो गया, पोलर कंपाउंड। क्लियर हुआ? हाँ जी भैया। हाँ, तो जब आपका ऑक्सीजन आ गया, वो क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो उसके पास डेल नेगेटिव, उसके पास डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन खींचा। अगली तरफ मेरे पास क्या है, एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये भी कैसा हो गया, एक
पोलर कंपाउंड। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट बन जाएगी। तो ये मेरा कैसा हो गया, पोलर कंपाउंड। जब दोनों पोलर पोलर मिलेंगे, उन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स क्यों, क्योंकि ये पोलर कंपाउंड, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट होगी, ये भी पोलर कंपाउंड, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट होगी। जब दोनों के पास डाइपोल मोमेंट है तो फोर्स कौन सी लगेगी, डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हाँ जी भैया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आपके लिए होमवर्क है क्या, उसी तरह CH3CN और CH3CHO फिफ्थ पार्ट आप घर से ट्राई करें। अगर हो जाए तो अच्छी बात, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि मान लो क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक कंटेनर है, इस तरह से मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने एन ऑक्टेन मिला रखा है, उस कंटेनर में मैंने एन ऑक्टेन मिला रखा है, और उसमें बारी बारी मैंने 4 कंपाउंड्स मिलाई हैं, बारी बारी मैंने इसमें 4 कंपाउंड्स मिलाई हैं। द फर्स्ट वन इज साइक्लोहेक्सेन, KCl, मिथेनॉल, and the next one is CH3CN। अब मुझे बताना है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के हिसाब से कौन ऐसा कंपाउंड है जो इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल होगा एन ऑक्टेन में, और कौन ऐसा कंपाउंड है जो सबसे लेस सॉल्यूबल होगा एन ऑक्टेन में। ये जो आपका एन ऑक्टेन है ये तो आपका सॉल्वेंट है, जो चीज़ आप मिला रहे हो वो आपका क्या हो गया, एक सॉल्यूट होगा। क्लियर है? सॉल्यूट का जो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट आपका ज़्यादा मात्रा में है। तो ध्यान से समझना, अभी आपको समझाया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कंपाउंड पोलर होने के लिए ये 3 एलिमेंट होना ज़रूरी है। तीनों में से अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट हो कंपाउंड कैसा हो जाए, आपका पोलर कंपाउंड हो जाए। साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो ये ऐसे बनता है, सबके पास एक एक कार्बन और हाइड्रोजन, सिंपल साइक्लोहेक्सेन। ये मुझे बताओ, क्या इसमें से किसी भी कार्बन के पास या इस स्ट्रक्चर में कहीं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपको दिख रहा है? नहीं भैया। नहीं दिख रहा? हाँ जी भैया, नहीं दिख रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड आपका कैसा हो गया, नॉन पोलर। ये कंपाउंड आपका कैसा हो गया, नॉन पोलर। अब ध्यान से समझना, 23 क्वेश्चन में अभी आपको समझाया है कि जो आपका एन ऑक्टेन, एन हेक्सेन, ये सब सिंपल कार्बन की एक लंबी चेन होती है, ये कंपाउंड कैसे होते हैं, नॉन पोलर। एन ऑक्टेन आपका कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर, नॉन पोलर कंपाउंड है ना। और साइक्लोहेक्सेन आपका कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर। यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट को जब नॉन पोलर सॉल्यूट मिलेगा तो यह क्या वो कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड नहीं बना देगा, बना देगा भैया, बना देगा ना। तो सबसे ज्यादा सॉल्यूबल कौन होगा, फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी भैया। ठीक, अब ध्यान से समझो, KCl अभी आपको समझाया, NaCl, KCl ये कैसे कंपाउंड होते हैं, ये अपने आप को K+Cl- में तोड़ लेते हैं, यानी ये कैसे कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ये कैसे कंपाउंड होते हैं, आयोनिक। भाई ये है नॉन पोलर, ये आयोनिक। क्या नॉन पोलर में कभी आयोनिक घुल पाएगा, नहीं भैया, कभी नहीं घुल पाएगा। ये सबसे लास्ट नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर पे। 1 2 3 4 4 एलिमेंट,
सबसे लास्ट पे आएगा आयोनिकम। अगले की बात करूं मिथेनॉल की। मिथेनॉल जो कंपाउंड है इसमें ऑक्सीजन आपका आ रखा है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कंपाउंड आपका कैसा हो गया, पोलर। पोलर हो गया ये कंपाउंड मिथेनॉल। हाँ जी। क्यों हो गया, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन आ गया। अब अगला देखो CH3Cl, इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी ये भी यहाँ पर क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अब मुझे ये बताओ इस लाइन के हिसाब से फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा जो पोलर मॉलिक्यूल है वो कहाँ पर बनेगा, ऑक्सीजन वाले में या नाइट्रोजन वाले में, ये मुझे बता दो। ऑक्सीजन वाले में। ऑक्सीजन वाले में क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन आपका नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आपका क्या होगा, एक पोलर तो ये भी होगा लेकिन ये मोर पोलर होगा, और ये आपका लेस पोलर होगा। क्लियर हुआ। हाँ जी भैया। ये आपका साइक्लोहेक्सेन आपका था नॉन पोलर कंपाउंड, तो नॉन पोलर को नॉन पोलर मिल गया तो इजीली डिसॉल्व हो गया। भाई आयोनिक कंपाउंड है, कभी नहीं घुल सकता, जिंदगी में नहीं घुलेगा, तो ये आपका सबसे लास्ट नंबर पे। फिर हमें मिला ये पोलर कंपाउंड, ये भी पोलर कंपाउंड, लेकिन ये ज़्यादा पोलर था, ये कम पोलर था। अब मुझे ये बताओ नॉन पोलर में जो कंपाउंड ज़्यादा पोलर होगा वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, या वो जो कंपाउंड जो कम पोलर होगा वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। जो ज्यादा पोलर होगा वही। ध्यान से बोलना, जो कंपाउंड ज्यादा फिर से पोलर है वो बोलना कैसे भैया। डिसॉल्व हो जाएगा, वो तो पोलर में ही डिसॉल्व होगा ना। नॉन पोलर में वो कंपाउंड डिसॉल्व होगा जो नॉन पोलर होता है, पोलर दोनों है लेकिन ये कम पोलर है तो ये थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व होना लगेगा, ये तो बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होगा। यानी सेकंड नंबर पे आपका ये आ जाएगा और थर्ड नंबर पे। क्लियर हुआ पूरा क्वेश्चन। एक बार फिर से बताना ये लेस पोलर और मोर पोलर वाला। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसकी वजह से ये लेस पोलर हुआ, इसकी वजह से ये मोर पोलर हुआ। हाँ जी भैया, ये समझ आ गया। ओके, अब ये बताओ। अच्छा समझ गया समझ गया समझ गए ना। आ गया आ गया। ओके, ये हाँ, सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर। क्लियर हो गया। हाँ जी भैया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है। हमें बताना है कि हमें कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, हमें बताना है कि उसमें से कौन ऐसा कंपाउंड है जो कि आपका इनसॉल्यूबल रहेगा, पार्शली सॉल्यूबल रहेगा या हाईली सॉल्यूबल रहेगा वाटर। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास वाटर प्रेजेंट है, सेम 24 की तरह है, कुछ कंपाउंड इसके अंदर डाल रहा हूँ और मुझे बताना है कि वो कंपाउंड पोलर रहेगा, नॉन, या वो हाईली सॉल्यूबल रहेगा, पार्शली रहेगा, या नॉन बिल्कुल सॉल्यूबल नहीं होगा। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वाटर कंपाउंड है ये आपका कैसा कंपाउंड होता है, पोलर। इस तरह स्ट्रक्चर होता है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से ये आपका क्या हो जाता है, एक पोलर कंपाउंड। तो सबसे पहला मेरे पास कंपाउंड है वो है मेरे पास फिनोल। अच्छा, कोई भी कंपाउंड पोलर हो तो उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए, ये रिलेशन मेरे को याद होना चाहिए। अगर ये तीन एलिमेंट, तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट मुझे दिख जाए, समझ लेना वो मेरा कैसा हो जाएगा, पोलर। तो जो फिनोल है इसका स्ट्रक्चर रहता है कुछ ऐसा, इसका स्ट्रक्चर रहता है कुछ ऐसा। अब भाई ये फिनोल है मेरे पास,
फिनोल में ऑक्सीजन दिख गया, यानी इसके ऊपर आएगा डेल नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। तो ये कंपाउंड मेरा कैसा हो गया, पोलर कंपाउंड। क्लियर है, ये मेरा कैसा कंपाउंड हो गया, पोलर। अगला कंपाउंड मेरे को दे रखा है टॉलीन। टॉलीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, CH3। यहां तो कहीं भी ना तो ऑक्सीजन है, ना फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, तो ये कंपाउंड मेरा कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। कहीं भी फ्लोरीन नहीं है, ना नाइट्रोजन है, और ना ही मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। तीसरा मेरे को दे रखा है फॉर्मिक एसिड। जो फॉर्मिक एसिड होता है, जो आपका फॉर्मिक एसिड होता है, इसका स्ट्रक्चर रहता है कुछ ऐसा, इथेनोइक ये आपका फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक, इसको हम सिंपल भाषा में लिखें तो ये ऐसा होता है। ये आपका फॉर्मिक एसिड होता है। क्लियर है? हाँ जी भैया। हाँ, अब मुझे ये बताओ, पोलर होने के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन में से कोई एक कंपाउंड होना चाहिए। यहां देख लो, दो दो ऑक्सीजन मिल गई हैं, यानी कि ये आपका एक कैसा है, पोलर कंपाउंड है। और ये पोलर नहीं है, ये बहुत ज्यादा पोलर है, क्योंकि इसके पास क्या है, दो दो ऑक्सीजन है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला मेरे पास है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज CHCl3। ये मेरा रहता है क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक, CHCl3, CHCl3। अब मुझे पता है कि जो क्लोरीन है मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसके ऊपर कैसा साइन आएगा, डेल पॉजिटिव। अब मुझे ये भी पता है, इधर से इधर एक डाइपोल मूवमेंट जाएगी, एक इधर से इधर डाइपोल मूवमेंट जाएगी। ये अपोजिट डाइपोल मूवमेंट है, सेम एलिमेंट है, तो ये दोनों डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएंगी, कैंसल हो जाएंगी। ये दोनों डाइपोल मूवमेंट मेरी क्या हो जाएंगी, कैंसल हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जी भैया। ठीक। फोर्थ पार्ट हमारे पास है थायराइड ग्लूकोल। इसका स्ट्रक्चर रहता है कुछ ऐसा, ये पोलर होने के लिए इन तीनों में से कोई एक कंपाउंड होना चाहिए। मेरे को मिल चुका है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यानी ये मेरा कैसा हो गया, एक पोलर कंपाउंड। ये मेरा कैसा कंपाउंड हो गया, एक पोलर कंपाउंड। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब ध्यान से समझो, शुरुआत में मेरे पास था एक कंटेनर जिसके अंदर था वाटर। इस वाटर में मैंने इन ये सब चीजें मिलाई हैं, और वाटर मेरा कैसा कंपाउंड है, एक पोलर कंपाउंड है। वाटर मेरा एक कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। जो आपका एक फिफ्थ पार्ट है वो है मेरा पेंटेनोल। पेंटेनोल है, यानी 1 2 3 4 5, ये रहेगा स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन आ चुका है, ये भी मेरा कैसा हो जाएगा, कंपाउंड पोलर। अब ध्यान समझो, वाटर में मैंने ये सब चीजें मिलाई हैं, यानी पोलर में ये सब चीजें मिलाई हैं, तो जो भी कंपाउंड पोलर होगा, जो भी कंपाउंड पोलर होगा वो तो मेरा क्या हो जाएगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, और जो भी नॉन पोलर होगा वो मेरा इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। तो आप सबसे पहले ढूंढो नॉन पोलर। सेकंड नंबर पे टोलिन, ये मेरा कैसा है, नॉन पोलर, ये तो डिसॉल्व नहीं होगा।
तो ये मेरा कैसा हो गया, इनसॉल्यूबल। ये कंपाउंड कैसा हो गया, इनसॉल्यूबल। क्लियर है? हाँ जी भैया। ठीक। अगला देखेंगे, फॉर्मिक एसिड। एक जो कंपाउंड की पोलैरिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है कि आपने कितने नंबर ऑफ कार्बन्स लगा रखे हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा है, तो अगर उसके पास, जैसे मान लो ये पेंटेनॉल है मेरे पास, इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन देखो इसके पास 5 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, यानी कि इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या है, कम है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स, जितनी कार्बन की चेन ज़्यादा होगी पोलैरिटी उतनी कम, और जितनी कार्बन की चेन कम होगी पोलैरिटी उतनी ज़्यादा। तो एक बात ध्यान देखो, फॉर्मिक एसिड में इसके पास 2 ऑक्सीजन है, और इथाइलिन ग्लूकोल में इसके पास भी 2 ऑक्सीजन है। जब दोनों के पास सेम ऑक्सीजन के नंबर आ गए, अब हम देखेंगे कितनी किसकी कार्बन की चेन ज़्यादा है। इसके पास 2 कार्बन है, इसके पास 1 कार्बन है। तो जिसके पास कम कार्बन हुए वो मेरा हाईली पोलर हो जाएगा, और जिसके पास कम कार्बन हुए वो हाईली सॉल्यूबल, और जिसके पास ज़्यादा कार्बन वो मेरा क्या हो जाएगा, कम सॉल्यूबल। तो अगर मैं बात करूं इस फॉर्मिक एसिड की, इसके पास 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और 1 कार्बन, यानी सबसे छोटी चेन है, तो ये मेरा सबसे हाईली सॉल्यूबल रहेगा। ये क्या रहेगा, हाईली सॉल्यूबल। क्लियर हुआ? हाँ जी भैया। या दोबारा समझाऊं? नहीं भैया, ठीक है। ठीक है ना भाई। देखो जिसके पास कार्बन की चेन कम है, जिसके पास जितने कम कार्बन वो ज़्यादा पोलैरिटी, ज़्यादा पोलैरिटी तो पोलर में जल्दी पोलर डिजॉल्व हो जाएगा। इसके पास क्या है, 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नंबर क्या है, सेम, लेकिन क्या है इसके पास कार्बन ज़्यादा है। 2 ऑक्सीजन है, ये भी मेरा क्या रहेगा, हाईली सॉल्यूबल। ये भी मेरा क्या रहेगा, हाईली सॉल्यूबल। 5th पार्ट की बात करें पेंटेनॉल की। पेंटेनॉल मेरा कैसा है, पोलर कंपाउंड है। पेंटेनॉल मेरा कैसा है, पोलर कंपाउंड है, लेकिन इसके पास कार्बन के नंबर जो है वो क्या है, मेरे ज़्यादा हैं। कार्बन के नंबर क्या है, इसके पास ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम, और ये मेरा एक पार्शियल सॉल्युबल कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक पार्शियल सॉल्युबल कंपाउंड। क्लियर हुए सारे पार्ट? हाँ जी भैया। दोबारा से देखते हैं। फिनोल है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन पोलर कंपाउंड है, ये तो सॉल्युबल हो जाएगा, सिंपल सॉल्युबल। टॉलिन जो है नॉन पोलर है, तो इनसॉल्युबल कंपाउंड। फॉर्मिक एसिड है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, कार्बन की चेन सबसे कम, तो ये सबसे ज़्यादा हाईली सॉल्युबल। इथाइलिन ग्लूकोल, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, हाईली सॉल्युबल। पेंटेनॉल पोलर तो है, लेकिन कार्बन की चेन ज़्यादा है, जिसकी वजह से पोलैरिटी कम, और ये मेरा पार्शियल सॉल्युबल। क्लियर हुआ सारे पार्ट? हाँ जी भैया। क्वेश्चन नंबर 35, ये आपका बेस्ड है हेनरीज लॉ पर। हेनरी लॉ अगर आपको याद है, सॉल्युबिलिटी वाली टर्म में हमने किया था, P = X × KH। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ेंगे कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें बेंजीन है, जिसके अंदर मैं मीथेन मिला रहा हूँ, जिसके अंदर मैं मीथेन मिला रहा हूँ एट द 298 केल्विन पे। 298 केल्विन पे मैं क्या मिला रहा हूँ, मीथेन मिला रहा हूँ। तो मुझे उसकी कैलकुलेट करनी है, जिसका हेनरी लॉ कांस्टेंट देखा है मुझे 4.27 × 10⁵ मिलीमीटर हब।
ये मेरे को दे रखा है इसका हेनरी लॉ कांस्टेंट। उसके बाद जो इसका प्रेशर है वो दे रखा है 760 मिलीमीटर Hg। मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, सिंपल। क्लियर हुआ क्वेश्चन? पहले ये बताओ कि सिंपल मेरे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट है, प्रेशर दे रखा है, मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकाल। मोल फ्रैक्शन का अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, P इक्वल टू एक्स इंटू के एच, तो यहाँ से x इक्वल टू पी बाई के एच और आपका क्वेश्चन खत्म। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 760, के एच की वैल्यू 4.27 10 टू द पावर 5। अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से कैलकुलेट करके, इससे ये कैंसिल, तो 1.78 10 की पावर -3 ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर हुआ सारा पार्ट? हाँ जी भैया।